Welcome to IS Marathon. Here I am back with a new lesson. And guys, yes, थोड़ा सा टाइम हो गया ड्यू टू एग्जामिनेशन. हमारे एग्जामिनेशन थे और अब जो है डोंट वरी, हम इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करेंगे. और लास्ट लेसन में क्या बताया था मैंने आपको? हाँ, आप सबको पता होगा, लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था आर्टिकल 21 के बारे में. और इतना टाइम हो गया है अपन को, अराउंड 15 डेज. बट रिमेंबर, हम जब भी आते हैं कुछ नया लाते हैं, और इस बार भी है कुछ नया. वो क्या है? मैंने आपसे बेयर एक्ट के बारे में कहा था, अब उसके साथ मैंने एक चीज़ और ऐड करी है. यानी कि लगभग 3 मोर बुक्स. तीन, या हम 3 और बुक्स का रेफरेंस लेने वाले हैं. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ने वाले हो आप. फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं सबके अंदर हम कवर करेंगे. ठीक है. सो अब से जो चैप्टर्स हैं और लेक्चर्स हैं उनकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ सकती है, लेकिन द रिसोर्स और कंटेंट आपको इतना रिच मिलेगा कि आपको कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दिस इज़ द ओनली वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द पॉलिटी. इसके बाद इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे. उसके बाद हम कुछ नया लेकर के आएंगे. टेलीग्राम पे जाएं, वहाँ पर हम वोटिंग करा रहे हैं कि अब कौन सा लेसन आपको चाहिए, मतलब कौन सा कोर्स आपको चाहिए. पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी आपको. उसके अलावा आप सजेस्ट भी कर सकते हो वहाँ पर. ठीक है, वोटिंग के अलावा. तो आप वहाँ पर जाएँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ठीक है. सो या लास्ट सेशन में आर्टिकल 21 पढ़ा था. 21 में वैसे लास्ट सेशन में अगर हम बताएं तो आप सबको बताएं कि राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, जैसे हमने ये वाला पढ़ा था. तो आप एक बार बताएं मुझे कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो राइट है आपका, राइट टू लाइफ एंड लिव विद डिग्निटी वाला, इसके अंदर ये आपका राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है. ठीक है, आपका राइट जो ये है वो एब्सोल्यूट नहीं है. और ये भी पूछा था मैंने कि ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो हम एक तरह से एब्सोल्यूट कह सकते हैं. ठीक है, अब ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि रीज़नेबल है. तो ये अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है और उसके बेसिस पर अगर आपका राइट टू लाइफ का हनन होता है, तो वो मस्ट बेस्ड होना चाहिए किस पे? आपका जो फेयर, जस्ट और रीज़नेबल बेसिस पे. ठीक है, तब जाकर के स्टेट जो है राइट टू लाइफ से किसी को उसका रेस्ट्रिक्ट कर सकती है. ठीक. सेम इन विद द केस ऑफ प्राइवेसी. प्राइवेसी में भी कभी भी जो है स्टेट इंक्रोच कर सकता है, बट उसका रीज़न जो है वैलिड होना चाहिए, लॉ बेस्ड होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिफाइड होना चाहिए. अब सबसे पहले यहाँ पर देखो आप, हमारा कुछ पैटर्न इस तरीके से होगा. मैं जो है अदर बुक्स और अदर रिसोर्सेज का जो रेफरेंस लेकर के भी बताऊँगा. ठीक है, और काफ़ी सारी देखना आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, तो काफ़ी अच्छे से आप यहाँ पर समझ पाओगे, ग्रास्प कर पाओगे द कॉन्सेप्ट को. अब हम बात करते हैं लक्ष्मीकांत, तो यस है ही से हमारी, उसी से पढ़ रहे हैं हम. ठीक है, तो आर्टिकल 22 के अंदर आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. राइट. इसके अंदर 3 राइट्स है गाइस, 3 राइट्स इसके अंदर है. पहला राइट है आपका कि हर वो पर्सन जो अरेस्ट किया गया है उसको, राइट ऑफ अ पर्सन जो अरेस्ट हुआ है उसको इन्फॉर्म किया जाए बेसिकली कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हिज अरेस्ट. ठीक है, उसको अरेस्ट क्यों किया, इन्फॉर्म्ड होना चाहिए वो पर्सन. सेकंड सेकंड ये प्रोटेक्शन देता है आपको कि कंसल्ट कर सके लॉयर से. ठीक है, और लॉयर कौन होगा? अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस. अगर वो कहेंगे राम जेठमलानी जी आएंगे तो यस, ठीक है, वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. थर्ड आता है, देखो पहला हमने बताया यहाँ पर क्या कि बेसिकली उसको पता होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड होना चाहिए. सेकंड, वो लॉयर से बात कर सकता है. थर्ड, विद इन 24 आवर्स जो पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, उसके बाद ही वो जो कस्टडी पुलिस रखती है, ठीक है, उनको कस्टडी दी जाएगी विद हिज अथॉरिटी, है ना. तो ये है बेसिकली जनरल आइडिया मैंने आपको दे दिया प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन का, जो हमारा आर्टिकल 22 है. अब यहाँ पर डिटेंशन का मतलब अगर आप यहाँ पर जाने हैं तो किसी को कैद कर लेना, बस यही इसका मतलब है. बट ये भी 2 तरीके का होता है. पहला होता है प्यूनिटिव एंड सेकंड आपका प्रिवेंटिव. प्यूनिटिव का मतलब है कि हर वो पर्सन जिसका ट्रायल हो चुका हो, मतलब जो ट्रायल हो चुका हो और गिल्टी प्रूव हो चुका हो, कन्विक्शन उसका हो चुका हो कोर्ट के द्वारा, तब उसको आप अपने पास रखें डिटेंशन में, तो उसको प्यूनिटिव डिटेंशन बोलते हैं, जिसको आफ्टर ट्रायल रखते हैं. बट व्हाट इज़ प्रिवेंटिव डिटेंशन? इट इज़ समथिंग विच इज़ मोर यूज बाय द स्टेट समटाइम्स फॉर द पॉलिटिकल कनोटेशन. बट ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है ना. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस पर्सन का डिटेंशन किया जाता है जब उसका ट्रायल भी नहीं हुआ होता है या फिर उसको कन्विक्टेड प्रूफ नहीं किया जाता बाय द कोर्ट, है ना. इसका पर्पस ये होता है कि जो
पर्सन है बेसिकली वो आने वाले फ्यूचर में, आने वाले दिनों में कुछ क्राइम नहीं कमिट कर सकें, ठीक है। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन इज़ दी ओनली प्रिकॉशनरी मेजर है ना, वो भी सिर्फ सस्पिशन में। देखो अब इसको थोड़ा सा बताता हूँ मैं डिटेल में। इसमें क्या होता है कि बेसिकली एप्रीहेंशंस होती हैं स्टेट सर्विस स्टेट्स को और एडमिनिस्ट्रेशन को कि अब ये जो है कुछ गलत कर सकता है बंदा। तो इसमें और वो किस एप्रीहेंशन किस पे बेस्ड होती हैं, ऐसे ग्राउंड जो कॉन्स्टिट्यूशन में वैलिड है बेसिकली। अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही देन इट इज़ सस्पिशियस, ठीक है। अगर वो सस्पिशियस है तो आप उसको डिटेन कर लें ताकि वो क्राइम ना कर सके, है ना। अगर हम कहें तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो ऐसे सर्कमस्टांस को रिसोर्ट करने के लिए है, जैसे कि एविडेंस अगर दिया जाए इन पोजीशन ऑफ द अथॉरिटी। देखो अगर कोई पर्सन है उसके खिलाफ प्रॉपर सबूत नहीं है और प्रूफ्स नहीं है स्टेट के पास कि उसको प्रॉपरली चार्ज किया जाए, तो उसका प्रिवेंटिव डिटेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। और उसका प्रिवेंट डिटेंशन जो है उसको सफिशिएंटली जस्टिफाई करने के लिए सस्पिशन के बेसिस पे बेसिकली कि ये कुछ बेसिकली क्या करेगा आगे जाकर के रॉन्गफुल एक्ट करेगा, तो उसको बेसिकली क्या करेंगे, स्टेट ये दलील दे सकता है कि वो जो है सस्पिशन के बेसिस पे उनको अरेस्ट किया गया है ताकि सोसाइटी में अनार्की ना फैले और कुछ क्राइम नहीं कमिट हो। अब ऐसा नहीं है कि ये समथिंग विच इज़ ऑफ टोटली आउट ऑफ द अरीना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं। ये बेसिकली लॉज जो ये लॉ जो है मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन खुद इस इटसेल्फ अथोराइज करता है लेजिस्लेचर को कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर लॉ बनाए, है ना। और ताकि जो इसके रीज़न क्या देते हैं वो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट हुआ, है ना, मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर हुआ, और जो सप्लाईज एंड सर्विस जो एसेंशियल है किसी कम्युनिटी के लिए और डिफेंस के लिए, फॉरेन अफेयर्स के लिए, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए, तो इन बेसिस पे प्रिवेंटिव डिटेंशन के को लेकर के लॉ बना सकती है लेजिस्लेचर। कॉन्स्टिट्यूशन इसको अथोराइज करता है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और इन मैटर्स को लेकर के ही अगर इसका गलत उपयोग होता है, इसलिए ये वाला आर्टिकल डाला गया है इसके अंदर कि आर्बिट्रेरी डिटेंशन नहीं होना चाहिए। आर्बिट्रेरी यानी कि टू यूज़ इट एज अ पॉलिटिकल एडवांटेजेस, ठीक है। पॉलिटिकली आप इसको एडवांटेज के लिए यूज़ नहीं कर सकते, दिस इज़ आर्बिट्रेरी, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो आर्बिट्रेरी डिटेंशन के खिलाफ है, ना कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ, समझ गए। अब यहाँ पर कुछ प्रोविजंस बताता हूँ कि बेसिकली गवर्नमेंट भी जो है आर्बिट्रेरी नहीं कर सकती। पहला तो ये है सरन मैम कि अगर गवर्नमेंट ने किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा तो वो 3 मंथ से ज़्यादा नहीं रख सकते। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंशन कर लेना। 3 मंथ से ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर गवर्नमेंट को कस्टडी चाहिए 3 मंथ से ज़्यादा तो उनको एक एडवाइजरी बोर्ड होता है, बेसिकली एडवाइजरी बोर्ड होता है, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। जो बेसिकली गवर्नमेंट जो क्या करेगी, पेपर्स को सबमिट करेगी, उनको उनको एग्जामिन करेंगी, फिर उसके बाद अक्यूज के रिलेशन में गवर्नमेंट ने क्या कहा, ठीक है। और अक्यूज के भी पेपर्स को वो चेक करेंगी, एग्जामिन करेंगे, और अगर डिटेंशन जस्टिफाइड हुआ देन दे विल कंटिन्यू विद द कस्टडी। सेकंड कि पर्सन जो डिटेन किया गया है शेल एज सून एज मे बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स of his detention accepting facts which the detaining authority consider to be against the public interest to disclose। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो डिटेंशन किया गया है उसके जो स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं जो डिटेनिंग अथॉरिटी उसके बारे में, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हुई दैन दे कैन नॉट डिस्क्लोज दी जो बेसिकली फैक्ट्स दे रखे हैं वहाँ पे जो, ठीक है। इसमें जो बेसिकली डिटेंशन के ग्राउंड्स तो बता देगी डिटेन्यू को, बट उसको फैक्ट्स वो वाले नहीं बताएंगे जो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए हानिकारक है ना। थर्ड पॉइंट क्या है, जो बेसिकली पर्सन को डिटेंड किया गया है, डिटेंड जो पर्सन है उसको अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए फॉर मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन कि उसका ये जो ऑर्डर दिया गया है डिटेंशन का उसके खिलाफ, ठीक है। तो उसको अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये भी बात सही है। अब ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया पीछे 3 मंथ्स वाला, ठीक है, वो तो ओरिजिनली है। अब आपको एक बात बताता हूँ, मैंने अभी कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐसी ऐसी बात है आपको दिया जाता, लेकिन अब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आया था, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन
एक्ट आया था 1950 में। अभी लॉ तो बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के उनको एग्जीक्यूट किया जाए, इसलिए तो लॉ बनते हैं, है ना। तो अब इससे प्रिवेंटिव डिटेंशन इंडिया में अब लीगल हो गया कॉन्स्टिट्यूशनली, है ना। तो 1969 में बेसिकली इसको हटा दिया गया, फिर इसको रिपील कर दिया गया 1969 में, है ना। लेकिन फिर वही जब इसको हटाया गया तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अनार्किस्ट फोर्सेस अराइज हुई, है ना, सोसाइटी में। तो पार्लियामेंट को वापस एक नया लॉ लेकर के आना पड़ा। इस बार उसका नाम था मीसा, ये वाली मीसा नहीं है, ठीक है। तो इस मीसा का मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। और आपको पता है कि पूरी इंटरनल जब वो इमरजेंसी लगी थी, इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पे इसका कितना ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है मीसा का, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, है ना। और ये बहुत सिमिलर था जो ये पीडी है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया 1974 में एक नया एक्ट लेकर के आए जिसका नाम था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंटिव ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974, ठीक है। ये जो है इसको रिपील नहीं किया गया अभी तक। और उसके बाद बेसिकली इसमें क्या था कि ये मीसा का इकोनॉमिक एडजंक्ट था, यानी कि अगर मीसा कुछ कर रहा है तो ये इकोनॉमिक फील्ड में इसी का ही एक पार्टनर है या फिर एडजंक्ट है ना। सो मीसा को तो फिर 1978 में हटा दिया गया, याद है आपको, गवर्नमेंट भी चेंज हो गई थी, यस। सो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आया उसके बाद, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ये आया आपका 1980 में, इसको इनेक्ट किया गया। इसके अकॉर्डिंग ना मैक्सिमम पीरियड कितना होगा 6 मंथ्स, अब याद रखना 6 मंथ इसके डेट्स ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन से 6 मंथ तक क्या कर सकता है अकॉर्डिंग टू द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, इसको डिटेन किया जा सकता है बाय द स्टेट मशीनरी। इसके बाद आपने एक और चीज़ सुनी होगी, टाडा, ठीक है। टाडा इज़ आपका टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़, ये 1985 में आया था। बिकॉज उस टाइम पे क्या था, बहुत ज़्यादा ही टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी, है ना। और इसको टाडा बोलते हैं हम। तो ये भी प्रिवेंटिव एक्ट ही था। इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के बाद पूरी पूरी पावर थी, लेकिन बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि टाडा का जो है मिसयूज़ किया जाता है बड़ी मात्रा में। संजय दत्त ऑल्सो ट्रायल अंडर द टाडा, है ना। एक केस हुआ था करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो टाडा है बेसिकली इसका इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा 1993 के पहले ही वाला जो केस आया था उसमें कि ये जो टेररिस्ट एक्ट है इस टर्म को भी क्लासीफाई किया। उसके बाद इसका जो स्कोप है उसको नैरो डाउन किया, ठीक है। और ये भी कहा गया कि जब तक पर्सन जो अक्यूज्ड है उसके खिलाफ टेररिस्ट एक्ट, याद रखना है टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, टेररिस्ट एक्ट लेटर और स्पिरिट, लेटर एंड स्पिरिट में अगर जब तक प्रूफ नहीं हो जाता द पर्सन कैन नॉट बी चार्ज अंडर द टाडा, तो उसको चार्ज नहीं किया जा सकता जब तक कि टेररिस्ट एक्ट प्रूव ना हो जाए, है ना। अब टाडा का जितना मिसयूज़ हुआ है तो किसी लॉ का हुआ होगा इंडिया में, अराउंड 53,000 के आसपास केसेस थे उस टाइम पे टाडा के 1993 में। फिर एक कमेटी बुलाई गई थी, रिव्यू कमेटी, जिसने टाडा को देखा और उन्होंने कहा कि टाडा तो जो है वो अराउंड 50,000 केसेस में रॉन्गली अप्लाइड किया गया है, यानी कि इतने केसेस में से 50,000, ठीक है, आउट ऑफ 53,000 केसेस, इतनी में तो ये सिर्फ रॉन्गली अप्लाइड, ठीक है। तो इसको पब्लिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, तो पार्लियामेंट ने इसको फिर लैप्स हो गया ये 1995 में, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी होती है 2001 में, जब टाडा के बदले एक नई चीज़ लेकर के आया गया, उसको बोलते पोटा। पोटा मीन्स प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़। ये ऑर्डिनेंस के तौर पर लेके आया गया था, ठीक है, ऑर्डिनेंस के तौर पर इसको लेकर के आया गया था। कैबिनेट ने तो इसको प्रोमलगेट कर दिया था। और इन्होंने ये भी कहा गया था कि जो बेसिकली लोकसभा में तो ये पास हो चुका था जब इसको पास कराने की बारी आई, लेकिन 1 साल बाद ही जस्ट, लेकिन इसको राज्यसभा में रिजेक्ट कर दिया गया। अटल बिहारी जी की सरकार थी उस टाइम पे, इसको बिल था बेसिकली, इसको रिजेक्ट कर दिया गया राज्यसभा में। और जो पोटा था
तो उस टाइम पे क्या किया गया, उस टाइम पे एक और पार्लियामेंट्री टूल का यूज़ किया गया जिसको हम बोलते हैं जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन में अगर पार्टी की मेजोरिटी है लोकसभा में और अगर आपके राज्यसभा में कुछ एमपीज़ हैं तो भी आप पास करा के ले जाएंगे ये वाला बिल, ठीक है। तो अब ये जो पोटो था ये बन गया आपका पोटा, ठीक है। पोटा मतलब प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट बन गया, ऑर्डिनेंस नहीं रहा ये, अब एक्ट बन गया, इसको 2002 में इसको पास करा ले गया इस तरीके से। लेकिन ज़्यादा चला नहीं, ये भी पोटा भी ज़्यादा चला नहीं। तो यूपीए की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने इसके जस्ट आने के 3 साल बाद ही 2004 में इसको रिपील कर दिया, ठीक। तो ये रिपील्ड है इस टाइम पे भी। और अब जो है वो हम किस कानून के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बेसिकली ट्रायल करते हैं, वो है आपका UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था स्टार्टिंग में, और अब ये जो है आपका एक्ट बन चुका है, ठीक है। अब UAP जो है वो मैं आप सेपरेट लेक्चर में समझाऊंगा, क्योंकि इट इज़ CAA के टाइम पे भी इसकी बात आई थी और फिलहाल भी इसकी काफ़ी ज़्यादा बातें होती है। UAPA इज़ वेरी हॉट टॉपिक जो हमेशा से न्यूज़ में बना रहता है। तो फिलहाल तो हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको ये सब समझा दिया, ठीक है। तो आर्टिकल 22 जो है इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑर्डिनरी लॉ से बेसिकली उसके ऊपर है। सेकंड पार्ट है आपका जो डील करता है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से, और ये मैंने आपको अभी तक अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 कन्फर्स द फॉलोइंग राइट्स, कौन कौन से हैं कि जो डिटेंड है बेसिकली वो ऑर्डिनरी लॉ के अंदर क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि इसको राइट टू बी इन्फॉर्म्ड कि क्या ग्राउंड है बेसिकली। सेकंड, राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, डिटेल में हम यहाँ पे देख रहे हैं लीगली। राइट टू प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ठीक है। जर्नी का आवर भी इंक्लूड होगा इसके अंदर, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ लेती है ऐसी बातें, क्या उसमें जर्नी का टाइम इंक्लूड है या फिर नहीं है, इस तरीके से, है ना। तो ये हाईलाइट कर लो। फोर्थ, राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट अथॉरिटीज अथोराइजेज द फर्दर डिटेंशन, ठीक है। अगर मजिस्ट्रेट ने या फिर अथोराइज नहीं किया कि डिटेंशन आप करो तो फिर 24 आवर्स ज़्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। तो याद रखना ऑर्डिनरी लॉ के केसेस में। तो अब ये जो है बेसिकली एनिमी एलियन या फिर पर्सन अरेस्टेड डिटेंडेड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, उसके अंदर ये अवेलेबल नहीं है ये वाले सेफ गार्ड्स, यानी कि अगर कोई ऑर्डिनरी लॉ के बाहर अगर आपने बात करी तो ये अवेलेबल नहीं है राइट्स, सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ के अंदर ही बेस्ड हैं और उसी को मिलेंगे। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन और एनिमी एलियन को नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था अरेस्ट एंड डिटेंशन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आर्टिकल 22 डू नॉट कवर अरेस्ट अंडर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट्स, सिविल अरेस्ट, अरेस्ट ऑन फेलियर टू पे इनकम टैक्सेस, डिपोर्टेशन ऑफ एन एलियन, तो ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। बस किस पे अप्लाई होता है, ये होता है सिर्फ क्रिमिनल और क्वासी क्रिमिनल नेचर ऑफ द एक्टिविटी, ये सब सिविल है बेसिकली, है ना। और फाइनेंशियल करते हैं तो ईडी के बेसिस पे वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर आपका कोर्ट में जा करके ट्रायल होता है, ठीक है। ये सब बातें इसके अंदर मैंशन है। और सम एक्टिविटी प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, इससे रिलेटेड बातें अगर हो तो आप जो है इसके अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर इसको ट्रायल कर सकते हो। सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्ट है बेसिक आर्टिकल है प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेंड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये हम बात कर रहे हैं इसके अंदर। तो कौन कौन से प्रोटेक्शन अवेलेबल है सिटीजन को और एलियन को, दोनों को, याद है ना। प्रिवेंटिव डिटेंशन की केस में बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एग्जिट 3 मंथ अगर एडवाइजरी बोर्ड ने रिपोर्ट नहीं दी सफिशिएंट कोज एक्सटेंडेड टू द एक्सटेंडेड डिटेंशन, अगर नहीं दिया तो ये मैंने आपको समझा दिया अभी, ठीक है। और ये जो बेसिकली एडवाइजरी बोर्ड है ना उसके अंदर हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। अब जो ग्राउंड सेकंड है, द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू, हाउएवर द फैक्ट कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट डीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड, मैंने बता दिया ये भी आपको भी कि उसको बताएं आप क्या ग्राउंड से प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में बता सकते हैं, लेकिन अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है देन यू डू नॉट नीड, स्टेट डू नॉट नीड टू टेल द ग्राउंड्स, और कुछ फैक्ट्स नहीं बताएंगे बस। अब डिटेनी शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेटिव अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, ये भी मैंने आपको समझा दिया अभी। अब ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 22 ये पार्लियामेंट को अथोराइज करता है, कुछ लॉज प्रोवाइड अथोराइज करता है कि वो ये काम कर सकते हैं, यानी कि वो इन सर्टेन चीज़ों पे लॉ बना सकते हैं, रूल बना सकते हैं। पहला, द सर्कमस्टांसेस एंड द क्लासेस ऑफ केसेस इन विच पर्सन कैन बी डिटेंड फॉर मोर देन 3 मंथ, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर बिना एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन के लिए अगर
डिटेन किया जाना चाहिए, तो पार्लियामेंट उस पर चेंज कर सकती है, ठीक है। सेकंड, मैक्सिमम पीरियड जो है वो कोई भी केस में बेसिकली प्रिवेंटिव डिटेंशन लो, मतलब चार्जेस कुछ भी हो लेकिन वो किस लो के अंदर हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन लो के अंदर, ये बात कही गई है पहले और सेकंड पॉइंट के अंदर कि इसमें चेंज कर सकते हैं, मतलब टाइम बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम पीरियड कर सकते हैं। थर्ड, कि द प्रोसीजर क्या होना चाहिए एडवाइजरी बोर्ड का, और जो एडवाइजरी बोर्ड फॉलो कर रहा है इंक्वायरी के लिए उसमें भी चेंजेस कर सकती है पार्लियामेंट, और प्रिस्क्राइब कर सकती है बेसिकली। 44th अमेंडमेंट एक्ट आया, फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई है ना, तो उनको चेंज तो करना ही था। तो यस, इन्होंने क्या किया, जो एडवाइजरी बोर्ड से मतलब विदाउट उनके ओपिनियन के जो पीरियड है वो रिड्यूस करने की बात कही, 3 मंथ से 2 मंथ तक, ठीक है। सेकंड, कि जो बेसिकली लेकिन बार जो 3 मंथ से 2 मंथ करने की इन्होंने बात कही थी वो कभी भी फोर्स में आया ही नहीं बात, ठीक है। सो अभी जो है वो 3 मंथ्स है, ठीक है, 3 मंथ ज़्यादा नहीं रखते। मैंने आपको बताया था 6 मंथ वो पोटा के अंदर था और पोटा रिपील हो चुका है, तो उस बात को ठीक है, वो बात पुरानी है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड द लेजिस्लेटिव पावर, पार्लियामेंट के बीच में और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पावर डिवाइड कर रखी है। अगर बात हम करते हैं डिफेंस से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड, तो पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव अथॉरिटी, है ना। बट पार्लियामेंट और स्टेट लॉ बना सकती है किन पर, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से रिलेटेड बातें, वो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के बेसिस पे, है ना, पब्लिक ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए और सप्लाइज और सर्विस ऑफ द एसेंशियल टू द कम्युनिटी, इन सब के लिए पार्लियामेंट भी बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकती है। तो ये बात याद रखना। अब मैंने अभी तक आपको काफ़ी कुछ बता दिया। ये जो एक्ट है बेसिकली समझा सब कुछ चुका हूँ, अब हम पढ़ते हैं उसको डिटेल में ताकि आपके माइंड में बैठ जाए बात, है ना। तो ये जो लॉज हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, और पार्लियामेंट ने बनाया कौन कौन से, पीडी लॉ मैंने आपको बताई था 1969 में ख़त्म, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी मिशन 1971 रिपीट हो गया था 1978 में। फिर उसके बाद जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974 में था, अभी भी है। नेशनल सिक्योरिटी 1980 अभी भी है। प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1980, ठीक है, ये बताया। उसके बाद टाडा बताया 1985 में, जो कि रिपील्ड हो चुका है, कब हुआ, 1995 में। नेक्स्ट आता है आपका जो अगर प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट है 1988 में, कस्टम भी काम करता है इस पर काफ़ी ज़्यादा, तो ये आपका प्रिवेंटिव के लिए ही है, ठीक है, प्रिवेंशन करता है। और पोटा आपका 2002 में आया था, फिर रिपील कर दिया 2004 में यूपीए ने। फिर आपका यूएपी है ना, अभी भी है ये, इसको अमेंड काफ़ी बार किया गया, 2004, 2008, 20 और 2019 का जो रिसेंट था, इसके ऊपर डिटेल लेसन लेकर के आऊँगा जब आपको पूरा समझाऊंगा यूएपीए क्या है, कैसे है। अब ऐसा एक्सपर्ट्स के द्वारा कहना गया है कि कहा गया है कि वो इट इज़ बहुत अनफॉर्चुनेट, बहुत बदकिस्मती है भारत की, कि जैसे भारत सबसे बड़ा क्या है आपका डेमोक्रेसी है इन द वर्ल्ड, तो उसके अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन को इंटीग्रल पार्ट बताया रखा है, जहाँ पर हम लोगों के इंडिविजुअल राइट्स को इतना बढ़ा कर बात करते हैं और इतनी इम्पोर्टेंट मानते हैं। यहाँ तक कि यूएसए और ब्रिटेन में भी नहीं है। ब्रिटेन में भी कब आया था ये, जब फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद नहीं था, ठीक है। सो यस, प्रिवेंटिव डिटेंशन तो ब्रिटिश टाइम में भी था हमारे यहाँ पे, जैसे कि बंगाल प्रिजनर रेगुलेशन, स्टेट प्रिजनर रेगुलेशन एक्ट जो था, उसके बाद डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 था। ये जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन को प्रोवाइड करते थे। अब जो है ये वहाँ से भी हटा चुके हैं, यूएसए में भी नहीं है, बट इंडिया में है ये। सो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स। अब आपकी क्या राय है, इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन होना चाहिए कि नहीं, वो मुझे बताएं, यहाँ पर ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं आपके व्यूज़। नेक्स्ट लेसन में देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आपका नया है, आर्टिकल 23 और 24 इसके अंदर आता है, तो हम इसके बारे में देखेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ये सब आपको अगले वाले लेसन में देखना है। जब तक स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो है काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। कंप्लीट करेंगे पूरा कोर्स, नया कोर्स भी आने वाला है आपके, ठीक है। सो जाएँ टेलीग्राम पर और बताएं वहाँ पे क्या कोर्स चाहिए आपको, कौन से सब्जेक्ट में, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।